हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स। दोस्तों, गुज़िस्ता दिनों इंडियन कश्मीर में जो पहलगाम का वाक़या हुआ उसके बाद बाकी तो चीज़ें और बाकी टेंशन हमें नज़र आया मुख्तलिफ़ ज़रायों से। वहाँ पर जो जिगोज़म है या रेटोरिक है वो भी हमने सुना, लेकिन इस सारे मामले में इंडस वाटर टीटी IWT या सिंधु तास मुआहदा और उसकी मौतली जो है वो सबसे बड़ा सब्जेक्ट रहा। तो हमने कहा कि थोड़ा इस मामले पर डेलिब्रेशन करें अपने सुनने वालों के लिए, क्योंकि हमारी वो जनरेशन जो जिनकी उम्रें 20 से 30 साल के दरमियान है, उनको ज़्यादातर इस ट्रीटी का या इसके पस मंज़र का कम ही पता होगा, क्योंकि सिंधु तास मुआहदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक ऐसे बैनुल-अक़वामी माहदे के तौर पर हमेशा गिना जाता था और इसको बड़ा समझे कि इसको पेश किया जाता था इस तरह के जो इंटरनेशनल मुआहदे हैं, ख़ास तौर पर ऐसे ममालिक के दरमियान जिनमें एक टेंशन भी है, जिनके दरमियान जंगें भी हो चुकी हैं और आपस में हमेशा कोई ना कोई प्रॉक्सी और इस तरह का तनाव रहता है। उसके बावजूद ये जो पानी का मुआहदा था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, ये कोट किया जाता था कि इसकी जो पायदारी है या ड्यूरेबिलिटी है वो बड़ी मिसाली रही है। 1960 में ये तय पाने वाला मुआहदा जो पाकिस्तान के शहर और सिंध के कैपिटल कराची में उस वक्त के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के सदर फील्ड मार्शल अयूब खान के दरमियान वर्ल्ड बैंक की जो आर्बिट्रेशन में ये मुआहदा तय पाया था। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि पार्टीशन के बाद 13 साल तक दोनों ममालिक के दरमियान जो मुख्तलिफ इश्यूज़ थे, बंटवारे के, असेट्स के मामलात होते रहे। आपको पता है कि माइग्रेशन का भी एक बड़ा इशू था। तो इस तरह सबसे बड़ा जो दोनों मुल्कों के दरमियान या मुत्तहदा हिंदुस्तान में जो असेट था वो पानी था, जो इंडस वाटर बेसन था। तो मुश्तरका मुल्क में तो किसी कानून की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पहले वो अंग्रेज़ों के अंडर ये निज़ाम चलता रहा। आपको पता है इरिगेशन सिस्टम दोनों तरफ हिंदुस्तान में जो नदियाँ थी उन पर भी और यहाँ पर हमारे हिस्से में जो नदियाँ थी उन पर भी बनता रहा। लेकिन पार्टीशन के बाद ये सबसे बड़ा असेट था जिस पर डिस्प्यूट था कि किस तरह किया जाए। तो 1960 में पूरे एक साल की तवील जदोजहद के बाद, मुज़ाकरात के बाद ये मुआहदा तय पाया। दोनों मुल्कों के सरबराहान ने अपने अपने मुल्कों की नुमाइंदगी करते हुए इस मुआहदे पर दस्तखत किए और उसके बाद ही दोनों ममालिक में एक स्मूथ सेलिंग हुई पानी के मामले पर। जो 3 नदियाँ थीं जिनको ईस्टर्न रिवर कहा जाता है, सतलुज, ब्यास और रावी, वो हिंदुस्तान के हिस्से में आई और उनका जो मेजर वाटर पोर्शन था वो हिंदुस्तान को दिया गया। जबकि बाकी जो 3 वेस्टर्न रिवर्स थी, जिसमें झेलम, चनाब और सबसे बड़ी रिवर जो इंडस थी, वो पाकिस्तान के हिस्से में आ गए। तो उसके बाद आपने देखा कि एक इरिगेशन की नई तारीख शुरू हुई पाकिस्तान के हिस्से में। जब ये पानी और ये मुआहदा तय हुआ तो हमारे जो डैम हैं मंगला और तरबेला वो बनना शुरू हो गए और पाकिस्तान में जो एक बिजली का पानी के निज़ाम से बिजली हासिल करने का बहुत बड़ा सिस्टम और पानी का रिजर्वायर वो बनना शुरू हो गए। तो इस तरह दोनों ममालिक एक लंबे अरसे तक बावजूद जंगों के, 2 जो एक्टिव वार्स और उसके बाद छोटी छोटी जो जंगें थी, आखिरी जो कारगिल की वार तक और बाकी क्रॉस बॉर्डर जितने स्किर्मिशेस होते रहे या महदूद जंगें होती रही, कभी भी इस मुआहदे को दोनों ममालिक ने नहीं छेड़ा और उसकी रेस्पेक्ट की। लेकिन जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें ये मुआहदा हिंदुस्तान की तरफ से यूनिलैटरली पहलगाम की जो इंसिडेंट है किलिंग का, उसके रद्द-ए-अमल में इस मुआहदे को मुअत्तल किया गया है। अब इस मुआहदे की मुअत्तली से क्या होगा हमारी तरफ, इंडस रिवर बेसन की तरफ जो हमारी साइड की नदियां हैं उनके फ़्लोज़ में और उन पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं वो किस तरह मुतासर हो सकते हैं, और हिंदुस्तान को इस वक्त जब मुआहदा उन्होंने ये मुअत्तल किया है तो कितना लेवरेज है। ज़ाहिरी तौर पर इन जो है शॉर्ट टर्म में या फिल फोर हिंदुस्तान इस पोजीशन में नहीं है
कि वो इन नदियों के बहाव को और इनके फ़्लो को रोक सके। क्योंकि झेलम और चनाब पर जो बड़े डैम हैं हिंदुस्तान की तरफ से, किशनगंगा और बगलियार डैम, वो दोनों रन ऑफ द रिवर यानी नदी के बहाव पर हैं, और उनका मकसद या उनके साथ जो रिजर्वायर बने हुए हैं उनका मकसद पानी को रोकना नहीं है, बल्कि इतना पानी उनमें स्टोर करना है कि वो जब नीचे फ्लो करे तो वहाँ से बिजली पैदा हो सके। और हिंदुस्तान इन दोनों डैम से जो पावर प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी की वो पैदा करता रहता है, और कभी भी इस पूरे 6 दहाइयों से ऊपर के अरसे में कभी भी उन्होंने पानी के बहाव को और फ्लो को नहीं रोका। क्योंकि IWT या सिंधु ताश माहदे के बाद जिस तरह मुश्तरका मॉनिटरिंग थी और आर्बिट्रेशन थी वर्ल्ड बैंक की, दोनों ममालिक के जो इरिगेशन के माहिरीन हैं वो मुसलसल वहाँ विज़िट करते थे, मॉनिटर करते थे, और एक किस्म की रीडिंग आती थी जो बाहमी तौर पर आदाद शुमार शेयर भी किए जाते थे। तो एक किस्म का एक स्मूथ सेलिंग थी इस निज़ाम में। लेकिन ये मुआहदा मुअत्तल होने के बाद ऑल ऑफ सडन कुछ तशवीश और ख़तरात जो हैं वो बढ़ गए हैं, और लॉन्ग टर्म में इसकी सूरत हाल में कुछ पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। क्योंकि जब आप एक ट्रीटी की ऑब्लिगेशन में हैं, एक मुआहदे को आप ऑनर करते हैं, तो आप वो सारे जो जिम्मेवारियां हैं बाहमी तौर पर पूरे करते हैं जो दोनों ममालिक पर एक मुआहदे के तहत बाइंडिंग में होती है। तो IWT या इंडस वाटर ट्रीटी दोनों मुल्कों को पाबंद करती थी कि वो तमाम जिम्मेवारी और ऑब्लिगेशंस पूरी करें जो इस मुआहदे के तहत एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में थी। अब हिंदुस्तान जब एक एक्ट की तरफ वहाँ से निकल गया है, और आप सुन और देख रहे होंगे कि वहाँ से जो एक रेटोरिक है या रद्द-ए-अमल आ रहा है मीडिया में, अवामी सतह पर या हुकूमती सतह पर, तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को या डुबो के नुकसान दिया जाएगा या उनको खुश्क साली में मुब्तला किया जाएगा। अब शॉर्ट टर्म में तो ये मुमकिन नहीं है कि वो पानी रोका जाए, लेकिन इंडिया अगर रेस्पेक्ट नहीं करता एक लंबे अरसे तक 2-3 साल तक, और वो बज़िद होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएं इन दरियाओं पे, ख़ास तौर पर चनाब और झेलम के ऊपर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जिनसे पानी को रोका जाए, या ऐसे सीज़न्स जिसमें हमारे यहाँ ये दरिया पानी देते हैं और हमारी जो क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं या क्रॉपिंग नीड्स हैं, हमारे बैरेजेस, हमारे कैनाल्स और हमारे रिजर्वायर एक तवील अरसे से उसी पैटर्न पर सेट हैं। आपको पता है कि मानसून और प्री मानसून में जब गर्मी आती है और मेल्टिंग होती है बर्फ़ की ग्लेशियर में, तो एक पानी का आना शुरू होता है, और हमारा जो यहाँ क्रॉपिंग पैटर्न है, हमारे बहुत सारे फसलों की जो बुआई है इसी दौरान, इसी असना होती है जब दरियाओं में पानी आना शुरू होता है। और मई के महीने में आप देखते हैं कि हमारे पूरे कैनाल एक बड़ी ताकत के साथ, एक फ़्लो के साथ बहते हैं, और हर तरफ पानी रवां दवा हो जाता है, जो आगे जो मानसून में और उसके बाद जो हमारे क्रॉपिंग नीड्स हैं, पानी पीने का पानी है, हमारे जो शहर हैं पूरे इंडस रिवर सिस्टम से जुड़े हुए बहुत सारे सैकड़ों शहर हैं, उनके पीने के पानी की, लाइव स्टॉक की और बाकी ज़रूरियात हमारा ये सिस्टम जो सिंधु ताश मुआहदे से जुड़ा हुआ है वो पूरा करता है। ये एक तशवीश है, और माहिरीन भी कह रहे हैं और इंडिया की तरफ से इस तरह की आवाज़ें भी आ रही हैं कि अगर टेम्परिंग की गई और इस सिस्टम के साथ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कोई वर्क्स बनाए गए जिससे पानी को डिले किया जा सकता है, ख़ास तौर पर उन सीज़न में जब हमें पानी की ज़रूरत है, हमारे क्रॉपिंग पैटर्न जो सेट हैं, तो हम डिस्टर्ब हो सकते हैं, और इसके फाइनेंशियल जो रिपरकशंस हैं वो पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए बहुत वबाल जान बन सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा इंडस रिवर सिस्टम है उस पर हमारी जो एग्रीकल्चर है, हम दुनिया के चंद उन ममालिक में हैं जो रिवर सिस्टम पर उनका जो एग्रीकल्चर और इरिगेशन सिस्टम है वो बड़ा कम्प्रीहेंसिव किस्म का है, और उसकी मिसालें दी जाती हैं। और हमारी जो इकॉनमी का 30% ऑफ GDP इसी दरियाओं के पानी और क्रॉपिंग से हमारी एग्रीकल्चर से हासिल होता है। तो एक ये बहुत ही बड़ा चंक है हमारी इकानमी का। उसके अलावा पानी और बिजली की हमारी जो ज़रूरियात हैं, या हमारे डैम्स बने हुए हैं मंगला या तरबेला, अगर इनका फ़्लो मुतासर होता है और इनमें रिक्वायर्ड पानी नहीं आता तो बिजली और इलेक्ट्रिसिटी का
बनना भी लॉन्ग टर्म में हमारे लिए मसाइल पैदा कर सकता है। और उसके अलावा आपको पता है कि इंटर प्रोविंशियल जो डिस्प्यूट्स हैं हमारे पानी के, जब हम बात कर रहे हैं तो अब भी सिंध और पंजाब में कैनाल्स के इशू पर और मुख्तलिफ जो इरीगेशन और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, या रिवर इंडस जो इरसा का हमारा अपना इंडिजियस सिस्टम है, उस पर भी तनाज़ात चल रहे हैं। तो पानी को अगर कम किया गया, डाइवर्ट किया गया, या उसके जो पैटर्न्स हैं उनके साथ टेम्परिंग हुई, तो इंटरनल भी बड़े डिस्प्यूट्स पैदा हो सकते हैं। और दो जो हमारे मेन एग्रीकल्चर प्रोविंसेस हैं पंजाब और सिंध, वहाँ पर एक जो इम्बैलेंसेस हैं हमारे क्रॉपिंग के, हमारे जो ड्रिंकिंग वाटर के, और बाकी जो हमारी ज़रूरियात हैं इलेक्ट्रिसिटी की और बाकी, वो उनको अदम तवाज़ुन का शिकार हो सकते हैं। और साथ में बाकी जो हमारे सूबे हैं जो पानी ड्रा करते हैं, जैसे बलूचिस्तान का 3 या 4% हिस्सा इरसा के तहत वो पानी का इंश्योर किया हुआ है, तो वो एक जो एग्रीकल्चर बेल्ट या बास्केट हैं वो भी बड़े मुतासर हो सकते हैं। तो इस इंडस वाटर टीटी का एक तो सिंबॉलिक इस वक्त जो हिंदुस्तान की तरफ से कदम उठाया गया है वो एक इम्पैक्ट लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर इस सिस्टम के साथ बड़ी टेम्परिंग हुई और दोनों ममालिक के दरमियान कोई सैनिटी प्रिवेल नहीं करती, और जिस तरह आप सुन रहे हैं खबरों में कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर या बॉर्डर्स पर जिस तरह स्क्रिमिशेस या झड़पें चल रही हैं, वो अगर एक लॉन्ग ड्रान वार में तब्दील हो सकती हैं और इंडिया अपना यह फैसला वापस नहीं लेता, जिस तरह हमारी तरफ से भी एक कहा गया है कि शिमला जो एग्रीमेंट है उसको मुअत्तल करने के लिए पाकिस्तान सोच सकता है, या पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाबी इस तरह की कार्रवाई आती है। हिंदुस्तान की तरफ बड़ा हीट ज़्यादा है और वहाँ की जो पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप और ख़ास तौर पर जो मीडिया है वो एक वार साइकी और वार हिस्टीरिया में मुब्तला हो गई है, और वो पूरे उस नैरेटिव को जो हिंदुस्तान में बन रहा है उसको फ्यूल कर रही है। तो इसके चलते हुए इंडस वाटर ट्रीटी चाहे सिंबॉलिक ही हो, लेकिन उसका मुअत्तल होना जो है एक बड़ा तारीखी आप बदकिस्मती या बड़ा तारीखी इंसिडेंट उसको इस तरह कह सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा जो सर्वाइवल है इसी इंडस बेसन और इंडस रिवर के पानी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज नदियां हैं झेलम और चनाब, क्योंकि 3 जो नदियां हैं जो हिंदुस्तान के हवाले हैं उनसे तो हमें पानी नहीं मिलता। अगर वहाँ फ्लड होता है तो थोड़ा बहुत पानी डाइवर्ट करते हैं। रावी वगैरह तो अब एक नाले की सूरत अख्तियार कर चुके हैं, और वहाँ जो उस नदी में पानी न होने की वजह से क्राइसिस हैं और एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन ये 3 जो मेन रिवर्स हैं हमारा इंडस रिवर सिस्टम जो बनाती हैं, अगर इनके जो वाटर पैटर्न और क्रॉपिंग पैटर्न और उनका फ़्लो मुतासिर हुआ और लंबे अरसे तक हुआ, तो इसके बड़े संगीन नताइज निकल सकते हैं हमारी इकानमी पर, हमारे पॉलिटिक्स पर, इंटरनल कोहेजन पर, और बहुत सारी जो हमारे जो सस्टेनेबिलिटी है, लाइवलीहुड है, या हमारी एक बड़ी 25 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसका 80% की जो डिपेंडेंट है वो इस पानी पर, क्योंकि वो देहातों में रहते हैं और पूरी एग्रीकल्चर हमारे गाँव में होती है। तो उम्मीद की जा सकती है एज बीइंग ऑप्टिमिस्टिक के 6 दहाइयों से ज़्यादा तक चलने वाला ये मुआहदा, जिसके मिसालें दुनिया में दी जाती थी, उस पर एक सेकंड थाट किया जाएगा। दोनों मुल्कों के दरमियान एक रिकन्सिलेशन होगी, और जो बाकी बैनुल अक़वामी दुनिया है वो इस तरह के जो मुआहदात जो म्यूचुअल सर्वाइवल का और म्यूचुअल पीस की एक ज़मानत हैं, उनको रिवाइव करने और उनको रेस्पेक्ट करने के लिए एक दोनों तरफ से कंसिडरेशन होगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारे प्रोग्राम को आप देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।